एक ऐसी स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं जो पूरी दुनिया भर में बदलते राजनीतिक परिदृश्य पर एक बहुत बड़ा आकलन है। टाइम मैगजीन ने 2024 को ग्लोबल इलेक्शन ईयर के तौर पर करार दिया था। 74 ऐसे देश हैं, पूरी दुनिया के 74 ऐसे देश हैं जिनमें जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 के बीच में चुनाव हुए हैं, जिसमें रूस से लेकर टर्की तक शामिल हैं। ब्रिटेन में भी चुनाव होने वाले हैं, अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं, भारत में चुनाव हो रहे हैं, जो कि हम उसके लिए प्रत्यक्षदर्शी हैं। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह निकल कर आ रही है कि पूरी दुनिया के 4 अरब से 8 अरब की पूरी आबादी हमारी पूरी देश दुनिया में, और 4 अरब से भी ज्यादा लोग मतदान का इस्तेमाल कर कर अपने अपने देशों में चुनाव करने जा रहे हैं। यूरोपियन यूनियन में भी बड़े पैमाने पर चुनाव है। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आज पूरी दुनिया में एक बदलाव देखने को मिल रहा है। हमने देखा कि एक वक्त था जब पूरी दुनिया में कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म या वामपंथ का एक जबरदस्त करार था, जिसे हम कोल्ड वॉर फेज कहते हैं। जैसे ही ये कोल्ड वॉर फेज खत्म हुआ, उसके बाद यूनिपोलर वर्ल्ड की बात सामने आई, यानी कि सिर्फ एक अमेरिका सुपर पावर के तौर पर था और दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं था जो लोकतंत्र के अलावा किसी और भी राजनीतिक संरचना के बारे में चर्चा कर सकता था। लेकिन उसके बाद एथनिक नेशनलिज्म के साथ साथ दक्षिणपंथी सोच और विचारधारा काफी हावी हो गई, जिसका प्रमाण हमने रूस, चीन, उसके साथ यूरोप के कई देश, यहां तक कि अमेरिका में देखा, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी अर्थव्यवस्था के साथ साथ पूरे राजनीतिक परमेश को भी बदल कर रख दिया। लेकिन अब इसमें एक बड़ा बदलाव आता दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आज हम बात करते हैं टर्की की। क्या आप जानते हैं कि टर्की में वहां के राष्ट्रपति एर्दोगान, जिनकी पार्टी है जस्टिस फॉर डेवलपमेंट यानी कि AKP, जिन्होंने अभी ही सत्ता हासिल की है एक बार फिर नेशनल इलेक्शंस में, बहुत ही ताकतवर नेता है, 21 साल से टर्की का शासन चला रहे हैं, लेकिन आज उनकी सत्ता खतरे में दिखाई दे रही है। टर्की में जो लोकल बॉडी चुनाव हुए हैं, वो अपने आप में इंगित करते हैं कि कैसे एर्दोगान का समर्थन, उनकी नीतियों का विरोध बड़े पैमाने पर आज टर्की के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहा है। आज चाहे इस्तांबुल की बात करें, अंकारा की बात करें, ये तमाम ऐसे केंद्र हैं, ये तमाम ऐसे बड़े शहर हैं जहां पर टर्की की बहुत बड़ी आबादी रहती है और जो कि विकसित सोच वाली आबादी है। इस आबादी में अब टर्की में एर्दोगान का समर्थन लगातार कम हो रहा है। सबसे पहले एर्दोगान ने टर्की के पूरे परिवेश को बदला था। आज से 20 साल पहले टर्की एक बहुत ही उदारवादी देश हुआ करता था, जहां धर्म की प्रमुखता नहीं थी। कमाल अतातुर्क ने तुर्की को एक आधुनिक यूरोपीय देश के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की थी, जहां पर इस्लामिक तरजीह नहीं थी। यूरोप की तर्ज पर वहां पर एक खुले विचार का आदान प्रदान था। लेकिन 2003 में जब एर्दोगान सत्ता में आए तो उन्होंने इस्लामिक राष्ट्रवाद और रूढ़िवाद को एजेंडा बनाया। जैसा कि हमने आपसे बताया कि वो एक दौर था जहां एथनिक नेशनलिज्म को लेकर तमाम नेता आगे बढ़ रहे थे, और इसी एथनिक नेशनलिज्म को लेकर एर्दोगान भी आगे बढ़े और उन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड और उसके साथ साथ इस्लामिक रूढ़िवाद को बड़े पैमाने पर अपने साथ रखा और अपने वोटरों को अपने प्रति आकर्षित किया। पुरातत्व के गौरव को वापस लाने का डंका बजाया और इसके आधार पर उन्होंने इस्लामिक देशों जैसे कि सऊदी अरब के दबदबे को भी चुनौती दी। लेकिन अब 20 साल बाद सत्ता में रहने के एर्दोगान की स्थिति काफी खराब होती चली जा रही है, क्योंकि अब उनकी राष्ट्रवादी पहचान, रूढ़िवादी सोच के खिलाफ एक नई सोच सामने आ रही है। लोकल बॉडी इलेक्शन ने इस बार साबित कर दिया। हालांकि अभी चुनाव के पूरे नतीजे सामने नहीं आए हैं, लेकिन एर्दोगान ने इस बार मान लिया है कि उनकी पार्टी के साथ काफी कमजोरी हुई है। और चुनाव हारने के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो एर्दोगान की राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा कि एर्दोगान ने ये साफ तौर पे कहा, उन्होंने ये इस बात को माना कि उनके चुनाव के कैंपेन में काफ़ी कमज़ोरी आई है। वहाँ पर क्या क्या स्थिति बनती दिख रही है? सबसे बड़ी बात यह है
कि महंगाई बड़े पैमाने पर बढ़ रही है, बेरोजगारी को लेकर वहां पर स्थिति गंभीर बन रही है, कट्टरवाद और रूढ़िवाद वहां बड़े पैमाने पर है, जिसकी वजह से जनता अब ऊब चुकी है। सेक्युलर विचार और सेक्युलर विचार पर भरोसा अब वापस लौटता दिखाई दे रहा है और कमाल अतातुर्क की जो एक फिलॉसफी थी उसकी तरफ लोगों का रुझान एक बार फिर से बढ़ रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया, अभी तक आधिकारिक तौर पर लोकल बॉडी इलेक्शंस के नतीजे सामने नहीं आए हैं, लेकिन एर्दोगान ने इस बात को कबूला है। उन्होंने कहा है कि हमें जैसी उम्मीद थी वैसे नतीजे नहीं आए हैं, हम मायूस जरूर हैं, लेकिन यह सिर्फ एक टर्निंग पॉइंट है। जनता ने जो मैसेज हम तक वोट के जरिए पहुंचाया है उसे समझने में हमें वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन हम अब अपने फैसले आगे तेजी से लेते हुए दिखाई देंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि तुर्की में जो बड़े पैमाने पर बदलाव आ रहे हैं, वहां की अर्थव्यवस्था, वहां के लोगों की सोच और उसके आधार पर जो बदलाव आ रहे हैं उसका ये एक प्रतिबिंब है। और यही प्रतिबिंब अब आपको ब्रिटेन में भी दिखाई दे रहा है। ये वो दूसरा देश है जहां बीते 13 साल से कंजर्वेटिव यानी कि दक्षिणपंथी सरकार लगातार हावी रही है। इसी दौरान ब्रिटेन में ब्रेक्जिट को भी अंजाम दिया गया। यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन ने अपने आप को अलग किया और वो सिर्फ कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स की वजह से हुआ था। लेकिन आज वहां पर जो तमाम सर्वे हो रहे हैं वो ये बताते हैं कि ब्रिटेन में लोगों की जो नाराजगी है वो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट से बहुत जबरदस्त है। हम सब जानते हैं कि ऋषि सुनक इस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ऋषि सुनक की खुद अपनी सीट खतरे में है? नॉर्थ यॉर्कशायर से उनकी सीट पर उनका प्रभाव इतना कमजोर हो चुका है कि वो इस बार इस सीट को हार सकते हैं और ये तमाम चुनावी सर्वेक्षण इसी का संकेत दे रहे हैं। सर्वेक्षणों में यह बात भी सामने आ रही है कि लेबर पार्टी, जो कि लिबरल थॉट्स, जो कि सेक्युलर थॉट्स को लेकर आगे चलने की बात करती है, जो समावेशी बातचीत करती है, समावेशी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ने की बात करती है, उसका वोट शेयर 45% होने जा रहा है, जो कि पिछले चुनावों के मुकाबले कम से कम 25% ज्यादा है। और ऐसे में कंजर्वेटिव पार्टी का वोट शेयर 26% रहने वाला है। यानी कि लिबरल पार्टी जो है, जो वहां पर लेबर पार्टी है, उसका वोट शेयर कंजर्वेटिव पार्टी से तकरीबन दुगना होने जा रहा है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात कर आ रही है। और यह इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर आप अर्थव्यवस्था के तौर पर देखें तो ब्रिटेन में बहुत ही बुरी स्थिति है। रूलिंग कंजर्वेटिव पार्टी को अभी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, अभी ऐसा कहा जा रहा है कि ब्रिटेन में जो मेजर डिसएंचेंटमेंट है लोगों का, अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई है, नौकरियां कम हो गई हैं, महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है और ऋषि सुनक के तमाम फाइनेंशियल मेजर्स के बावजूद वहां पर स्थिति पहले से काफी ज्यादा खराब है। यानी ब्रेक्जिट के बाद जो तरक्की की उम्मीद लोगों में थी, आज वो उम्मीद नहीं है। और ये स्थिति बताती है कि कैसे बदलाव की बयार अब ब्रिटेन में भी है। एथनिक नेशनलिज्म यहां पर भी अब जरा बैक सीट पर है और सेक्युलर थॉट आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब आप इजराइल की तरफ देखिए। इजराइल में नेतन्याहू, जो कि वहां के प्रधानमंत्री हैं, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट का लीड कर रहे हैं, दक्षिणपंथी तमाम पार्टियों के समर्थन से अपनी सरकार चला रहे हैं। हमास ने जो वहां पर आतंकी तांडव किया था, उस तांडव के खिलाफ जबरदस्त उन्होंने एक एक्शन लिया, लेकिन इसके बावजूद तमाम कंजर्वेटिव एक्शंस और उसके साथ साथ आर्मी एक्शंस के बावजूद जहां नेतन्याहू की लोकप्रियता बढ़नी चाहिए थी, उनकी लोकप्रियता लगातार घट रही है। हाल फिलहाल इतने बड़े बड़े प्रदर्शन वहां पर हुए हैं जो कि इजरायलियों के हैं। यहां पर हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे जो कि पैलेस्तीन या फिलिस्तीन के समर्थन में सामने आते हैं। ये वो इजरायली जनता है जो राइट विंग इजरायली थॉट प्रोसेस से अपने आप को बिल्कुल अलग कर चुकी है। 18 लाख से भी ज्यादा लोग इजरायल की राजधानी और उसके साथ साथ तेल अवीव में एकत्रित हुए थे और उन्होंने नेतन्याहू का विरोध किया था। नेतन्याहू की जो पॉपुलर एक्सेप्टेबिलिटी है वो लगातार गिरती चली जा रही है और बंधकों को अभी तक नहीं छुड़ा पा रहे हैं। इतने दिनों से युद्ध को चलाए चले जा रहे हैं, इसके बावजूद नेतन्याहू की लोकप्रियता गिर रही है। यानी कि एक बार फिर राष्ट्रवाद, रूढ़िवाद और कट्टरवाद को एक कड़ी चुनौती खुली सोच, उदारवाद और सेक्युलरिज्म से मिल रही है।
जो कि इजराइल में भी है। हमने 3 देशों का जो एग्जाम्पल आपके सामने रखा है, यह बताने के लिए काफी है कि पूरी दुनिया में बदलाव की बयार है।